वेलकम बैक। तो आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है वो ये है कि आर्डिनो ईएसपी बोर्ड में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। जो हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे जिन तीन बोर्ड्स के ऊपर वो आर्डिनो होगा, ESP8266 होगा और ESP32 के दरमियान हम लोग कुछ चीज़ों में कंपैरिजन करेंगे। इसकी डिटेल में कंपैरिजन में जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आने वाली वीडियोस में मैं ESP8266 के ऊपर कोडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? उस माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर ESP32 के ऊपर भी मैंने काम किया, लेकिन अभी इस वक्त मेरे पास ESP32 अवेलेबल नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये दो नए बोर्ड्स फिर कहाँ से मैं इनका नाम ले आया हूँ। अभी तो हमने आर्डिनो नैनो पे हमने कितना ज़्यादा काम कर लिया है। ईएसपी जो आप बोर्ड्स हैं, आप उन पे इस वजह से शिफ्ट करते हैं क्योंकि उनकी जो अभी मैं जेनेरिक बात कर रहा हूँ, ठीक है? अभी डिटेल में उनका टेबल पे जाके हम उसको डिस्कस करते हैं। जो ESP8266 और ESP32 हैं, जो उनकी क्लॉक स्पीड है, वो आर्डिनो से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। जो ESP32 है, उसकी तो क्लॉक स्पीड 10 टाइम्स बेहतर है और जो आपकी ESP8266 की क्लॉक स्पीड है वो तकरीबन 3 से थोड़ी सी ज़्यादा जो है ना 3 टाइम्स से भी थोड़ी सी ज़्यादा जो है ना वो उनकी क्लॉक स्पीड बेहतर है। आर्डिनो के अंदर आप सवाए एक मॉड्यूल के जो बिल्कुल वाईफाई वाला आता है, उसके अलावा आर्डिनो के अंदर तो आपके पास ना ब्लूटूथ अवेलेबल है, ना वाईफाई अवेलेबल है। जबकि ESP8266 के अंदर आपके पास वाईफाई अवेलेबल है और ESP32 के अंदर आपके पास वाईफाई भी अवेलेबल है, ब्लूटूथ भी अवेलेबल है, डिफरेंट सेंसर्स भी अवेलेबल हैं। तो अभी हम इस पे आते हैं। इसके मेन एक टेबल पे ये मैं वेबसाइट देख रहा था, आई डोंट नो ये कौन सी वेबसाइट है, लेकिन मुझे ब्लॉग अच्छा लगा पढ़ने में, तो इस वजह से मैंने कहा आपके साथ भी शेयर किया जाए। देखें, अब यहाँ पे हम लोग किन को फोकस करेंगे, एक ESP8266 वर्जन 2 को, ESP32 नोड MCU को, ठीक है? और यहाँ से हम आर्डिनो नैनो को देख लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर देखते हैं कौन सा यूज़ होता है। माइक्रो कंट्रोलर जो है उसका नाम है ESP8266। ESP32 के अंदर ESP32 माइक्रो कंट्रोलर का नाम है, तो इस वजह से वो बोर्ड उस नाम से बना है। और जबकि आर्डिनो नैनो और जो भी हैं उसमें तो आपको पता है ना, आर्डिनो नैनो हो गया और ऊनो हो गया। इसके अंदर तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि एटमेगा 328P आपको याद हुआ होगा। जो अनदर मेन डिफरेंस आता है वो आता है आपके पास ऑपरेटिंग वोल्टेज का। ऑपरेटिंग वोल्टेज अगर आप गौर से देखें तो 3.3 वोल्ट्स आ रही है आपके पास ESP बोर्ड्स में, और आर्डिनो जो है वो 5 वोल्ट के ऑपरेटिंग वोल्टेज है। फॉर एग्जांपल, आपने लिखा डिजिटल राइट 13 कोमा हाई, तो वो 13 पिन को हाई करेगा। तो 13 पिन को हाई करने से मुराद आपकी ये है कि आपने आउटपुट पे 3.3 वोल्ट्स दिए हैं, जबकि आर्डिनो के केस में आपको 13 पिन जो है उसके ऊपर आपको 5 वोल्ट मिलेंगे, जबकि ESP बोर्ड्स में आपको आउटपुट 3.3 वोल्ट्स मिलेगी। अगर हम पावर सप्लाई की बात करें तो जितने के जितने बोर्ड्स हैं आपको नज़र आ रहे होंगे वो 7 से 12 वोल्ट के दरमियान काम कर लेते हैं, ठीक है? हम 3 की बात कर रहे हैं, मैं उनको फोकस कर रहा हूँ। करंट कंजम्पशन और ये करंट कंजम्पशन, डीप स्लीप। अब देखें यहाँ पे डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स अगर आप गौर से देखें तो आपके पास 11 पिन्स हैं या 13 आती हैं बास बोर्ड में, और अगर आप ESP इधर से देखें ज़रा 32, तो आपके पास 36 हैं डिजिटल पिन्स, जबकि आर्डिनो में 14 है, सिवाय आर्डिनो मेगा के जो कि 54 है। तो डिजिटल इनपुट आउटपुट आउटपुट पिन्स जो हैं वो भी आपके पास ESP बोर्ड्स में काफ़ी बेहतर हैं। एनालॉग इनपुट पिन्स के बारे में थोड़ा सा आपने ध्यान करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा डाटा जो है वो एनालॉग है, एनालॉग डाटा अगर आप बार-बार इनपुट ले रहे हैं तो आपको डेफ़िनेटली ESP बोर्ड सूट ही नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर अ, अगर आप ESP8266 की बात करें, 1 पिन है, और चलें ESP32 में तो आप 15 पिन हैं, तो ये बेहतर है आपके लिए। यानी इस केस में आपका ये वाला जो बोर्ड है निकल जाएगा। तो जबकि बाकी जो आपके पास आर्डिनो नैनो है उसमें आपके पास 8 पिन्स हैं, और इसी तरह मेगा में 16 है, और ऊनो में भी और ऊनो में 6 है, नैनो में 8 डिजिटल एनालॉग इनपुट पिन्स हैं। और इसी तरह जो आपके पास कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स हैं वो भी आपके पास डिफरेंट्स अवेलेबल हैं।
अब इसमें आप फ्लैश मेमोरी देखें, फ्लैश मेमोरी आपके पास जो ईएसपी बोर्ड्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ये जो नैनो है उसके अंदर केबीज़ में है और बाकी अगर आप देखें एमबीज़ में है, यानी आप इसमें जो कोड है, जो कोड फ्लैश मेमोरी में आपका कोड होता है ना, तो आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से कोड अपना इसमें रख सकते हैं और ज़्यादा कोड भी रख सकते हैं। स्टैटिक रैम अगर आप देखें तो ESP32 की कितनी बेहतर है। वो तो चलें ESP8266 में है ही नहीं, वहाँ पे भी ये ESP8266 पीछे रह जाता है। ईप्रोम ईप्रोम क्या चीज़ होती है? अगर ईप्रोम के बारे में देखा जाए तो वहाँ पे आर्डिनो जो है बेहतर नज़र आ रहे हैं। लेकिन ईप्रोम हमने इतनी यूज़ ही नहीं करनी होती। ईप्रोम ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक प्रोग्राम बनाया आर्डिनो नैनो के अंदर। आर्डिनो नैनो की भी बाय द वे उसमें है पी ईप्रोम, ये आपको नज़र आ रही है। और जो मैंने अपना ऑटोमैटिक हॉपर लोडर का प्रोजेक्ट बनाया है, अगर आप उसका कोड देखें उसके अंदर ईप्रोम मैंने इस्तेमाल की है। ये इलेक्ट्रॉनिकली रेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग फॉर द एब्रिविएशन ऑफ ईप्रोम। होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपने एक काउंटर चला रहे हैं, जो बंदा अगर एंटर होता है तो काउंटर ऑन हो जाता है, काउंटर एक उसको इंक्रीमेंट कर देता है, जब बंदा निकलता है काउंटर एक डिक्रीमेंट कर देता है। लेकिन मसला क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो पीछे से अडाप्टर है वो कोई बंदा उतार देता है, तो क्या हुआ? अब दोबारा से क्या वो ज़ीरो से काउंट करना शुरू कर देगा? हाँ जी, बिल्कुल ज़ीरो से काउंट करना शुरू कर देगा। इसके लिए आपको ईप्रोम यूज़ करनी पड़ती है, जो कि ईप्रोम के अंदर वो वाली लास्ट मेमोरी को स्टोर करता है। तो जब दोबारा वो आपका सर्किट स्टार्ट होता है, तो वो वहाँ से ईप्रोम से वो वैल्यू फेच कर लेता है और आपका सर्किट वहीं से चलना शुरू हो जाता है। वो लास्ट वैल्यू जो स्टोर हुई होती है एंड आगे कंटिन्यू कर लेता है। क्लॉक स्पीड अगर आप देखें तो आपके पास ESP32 के अंदर 160 मेगाहर्ट्ज़ है, जबकि आपके पास 16 मेगाहर्ट्ज़ है आर्डिनो के अंदर, यानी 16 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड करेगा। जबकि आपका ESP32 52 मेगाहर्ट्ज़ है, यानी कि 16 से 3 टाइम्स बेहतर है। और जबकि आपका ये जो है ESP32 वो 10 टाइम्स बेहतर है। इसी तरह डिफरेंट तरह के सेंसर्स हम देख लें, मैं आपको ब्लूटूथ का बता चुका हूँ कि ESP8266 में नहीं होता और जो ESP32 है उसमें होता है, और बाकी आर्डिनो वाले बोर्ड्स में तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरह टच सेंसर जो है वो भी इसके अंदर अवेलेबल हैं। और ये कैन बस है, कैन बस जो लोग गाड़ियों का शौक रखते हैं उन्हें पता होगा कैन बस क्या होती है। कैन के ऊपर आपने लाज़मी पढ़ना है और मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है। इसी तरह टेम्परेचर सेंसर ESP32 में अवेलेबल है, बाकियों में नहीं अवेलेबल। हॉल इफेक्ट सेंसर्स क्या होते हैं, वो भी ESP32 में अवेलेबल है। हॉल इफेक्ट सेंसर चलें मैं बता देता हूँ। आप कहते होंगे सारी चीज़ें मैं ही आपको कहने के लिए दे रहा हूँ। हॉल इफेक्ट सेंसर्स ये होते हैं कि जो आपने जब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेंस करनी होती है, तो वो हॉल इफेक्ट सेंसर जो हैं आपको सेंस करके देते हैं। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जो ब्रशलेस डीसी मोटर्स होते हैं, BLDC मोटर्स जो बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह में यूज़ होती हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स में यूज़ होती हैं, उसकी जो रोटर पोजीशन सेंस करनी होती है ना, वो हॉल इफेक्ट सेंसर्स की मदद से सेंस की जाती है। इसी तरह पावर जैक अगर आप देखें तो सिवाय आर्डिनो नैनो के बाकी के अंदर आपके पास अवेलेबल होता है कि आप एक्सटर्नल अडाप्टर लगा के आप उसको पावर दे सकते हैं, जबकि बाकी किसी में भी पावर जैक अवेलेबल नहीं है। अगर कॉस्ट वाइज़ देखा जाए तो कॉस्ट वाइज़ भी आपका जो ESP32 है, वो कोई इतना महँगा नहीं है, वो $11 का है, बाकी के कंपैरिज़न में काफ़ी ज़्यादा ही कम है। अगर आप इसकी स्पेसिफ़िकेशन वाइज़ देखते हैं तो बाकियों के मुकाबले में अच्छी आपको, यानी कि इसको बोलते हैं कि वैल्यू फॉर द मनी देता है। अब देखते हैं कि एक जर्नल हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि कौन-सी चीज़ जो है वो ज़्यादा, कौन-सा माइक्रो कंट्रोलर इन सब में से बेहतर है। देखें, बहुत रेयर केस हैं, बहुत ही रेयर केस हैं जिसके अंदर आप ESP बोर्ड्स को प्रेफ़र नहीं करेंगे। यानी आप मोस्ट ऑफ द टाइम उनके ऊपर प्रेफ़र ही करेंगे। ये अगर आप बोर्ड पढ़ें तो मैं आपको इसको थोड़ा-सा बता देता हूँ। सवाए इनपुट के केसेस में, जब आपके पास एनालॉग इनपुट्स होंगी, उन केसेस में आप हो सकता है ESP8266 को या बाकी ESP बोर्ड्स को प्रेफ़र ना करें। लेकिन बाकी जितने भी केस हैं, आप पावर कंज़म्पशन देख लें, आप उसकी क्लॉक स्पीड देख लें, हाई मेमोरी देख लें, वाई-फाई देख लें, सेंसर्स देख लें और प्राइस देख लें, हर चीज़ में आप कोशिश यही करेंगे कि ESP बोर्ड प्रेफ़र करेंगे। तो मैं तो इसमें ESP32 को विनर करार दूँगा। उसके बाद मैं ESP8266 पे और आर्डिनो के ऊपर लोग क्यों काम करते हैं? क्योंकि आर्डिनो की कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा है, इंतहा की ज़्यादा है, और इतनी चीज़ें उसकी लाइब्रेरीज़ बन चुकी हैं कि उसको यूज़ करना भी बहुत आसान है। तो एक रीज़न
ये भी है लोगों की आर्डिनो को यूज़ करने की। बाकी आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम लोग ESP8266 के ऊपर 1-2 कोड्स करके देख लेंगे। उसको MQTT के साथ कंट्रोल कर लेंगे, उसको वाई-फाई से कंट्रोल करना आपको सिखा दूँगा और 1-2 चीज़ें और देख लेंगे हम। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, तो आगे आने वाली वीडियोज़ में बहुत मज़ा आने जा रहा है। तो इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी प्लेलिस्ट फ़ॉलो करते रहें, इस वीडियो को आगे सब्सक्राइब करें, ताकि जो कुछ आपने सीखा है, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स वो चीज़ें भी सीख सकें जो आप सीख चुके हैं। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।